नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक अमन रजा नाम के व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने मीडिया में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पे, जो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक और उसका भाई अशरफ, उन दोनों की जो हत्या हुई है, उसका आरोप सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पर लगा दिया है। मीडिया में खुलेआम उसने बात करते हुए कहा कि दो भाई की हत्या, ये जो दो भाई हैं, राजनीतिक भाई योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, ये बड़े अपराधी रहे हैं। इन दोनों के ऊपर मुकदमे हैं और ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इन्हीं के लोगों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की है। ये गंभीर आरोप उसने लगाते हुए ये धमकी भी दे डाली कि अगर हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य अपनी सुरक्षा को हटा के दिखाएं। तो ये धमकी के बाद हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस अमन रजा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो भड़काऊ विचारधारा है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अमन रजा एक पकड़ा गया है। लेकिन अतीक की हत्या के बाद और इस हत्या से पहले भी हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी राज आया है और जो ये अपराधियों के खिलाफ अभियान चला हुआ है, उसके बाद से एक विशेष वर्ग, खासतौर पे एक विशेष पार्टी, हर मुद्दे में वो धर्म ढूंढती है। हर अपराध पर जब कार्रवाई होती है तो उसमें वो जाति ढूंढती है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी चलती है। ये जो अमन रजा है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है जो योगी आदित्यनाथ से परेशान है। और इसका कारण है ये जिस तरह से मीडिया में आकर अमन रजा ने जहर उगला है। वो कहता है कि हमारे आदमियों को छोटी सी घटना में भी बड़ा अपराधी बना दिया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ये कहना चाहता है कि जिस धर्म का मैं हूं, उस धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। वो ऐसा कहकर योगी जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं वो केंद्र सरकार को भी इसको लेकर घेरते हैं और ऐसे अनेक लोग हैं, उनकी लंबी फहरिस्त है। सवाल यह है कि ये जो अमन रजा टाइप की विचारधारा है, इनको आखिरकार योगी जी से दिक्कत क्या है? ये एक विचारधारा, ये व्यक्ति नहीं है। कौन है जिनको योगी जी से दिक्कत है? और योगी नहीं, देश के प्रधानमंत्री ये जो नरेंद्र मोदी हैं, आप देखिए किस तरह की बातें उनके खिलाफ हुई हैं। कोई कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई कहता है मोदी मर जा है। ये आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं जो योगी और मोदी की हत्या करना चाहते हैं। असल में आप गौर से देखें तो 2014 के बाद मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं। वहां वो सत्ता में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किया। ईडी के कानून बदले गए, एनआईए के कानूनों में सख्ती की गई और इसके कारण से एजेंसियों को कहा गया कि किसी की भी नहीं सुननी है और आपको अपराधियों पर और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि केंद्र के अधीन में रहने वाली एनआईए, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है और ये ताबड़तोड़ देश के अंदर आप देखें तो पीएफआई को बैन करना, चाहे उनके सहयोगी संगठन और कई आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा करना, ये एनआईए ने किया है। दूसरी तरफ ईडी जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, उस ईडी में कई राजनीतिक दलों के नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, फिर यहां आप देखिए कि आरजेडी हो। ये सारे नेता इसमें जब फंसते जा रहे हैं तो इनको मोदी से दिक्कत है और इसलिए मोदी को ये जिंदा देखना नहीं चाहते और इसलिए ये लोगों के दिमाग में भरते हैं कि अगर मोदी ये देश का प्रधानमंत्री बना रहा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और प्रॉब्लम भ्रष्टाचारियों को है, प्रॉब्लम आतंकवादियों के चाहने वालों को है और इसलिए वो चाहते नहीं है कि इस देश से आतंकवाद समाप्त हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब 2017 में आए
तो उत्तर प्रदेश का यह हाल था कि यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश माफिया राज है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। आप देखिए 2017 में योगी आदित्यनाथ आए हैं और 2017 से आज 2023 चल रहा है। 17 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, कोई धार्मिक दंगा नहीं है। उसके पहले 2012 से 2017 में 700 दंगे हुए। 2007 से लेकर 2012 तक 364 दंगे हुए और जब भी दंगे हुए जिस शहर में वहां कर्फ्यू लगाया गया, कई लोगों की मौत हुई। योगी जी के आते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि योगी जी ने तय कर दिया, नियमों में परिवर्तन किया कि जो भी दंगा करेगा, दंगा फसाद करता हुआ पाया गया, वो अगर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली उसी से की जाएगी। और इसकी शुरुआत सीएए के विरोधियों से हुई, जिन्होंने सीएए के विरोध के नाम पर उद्दंडता मचाई, सड़कों पर उतरकर उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बसों में तोड़फोड़ की, ट्रेन में तोड़फोड़ की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और उनकी वसूली न्यायपालिका के जरिए उन्हीं से हुई। और इसी में खौफ हो गया कि भैया अगर सड़कों पे उतरे, दंगा फसाद किया तो ये योगी जी हैं, घर तक बिकवा देंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जमीन तक बिक गई। और इसलिए प्रॉब्लम है, उन लोगों को प्रॉब्लम है जो धार्मिक दंगे कराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, जो अपराधियों के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा करते थे, अरबों खरबों रुपए लूट का पैसा अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे। कहीं होटल बनाया, कहीं फैक्ट्री बनाई। आप समझ सकते हैं, अतीक अहमद की 17 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। क्या करता था वो? थोड़े दिन पहले तो तांगा चलाता था, तांगा चलाने का काम करने वाला परिवार। और वो अपराध के जगत में जब अतीक आता है और जब राजनीतिक लोगों के संपर्क में आता है, अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये पैसा आपको बता दूं, अतीक अहमद ने जो कमाया वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं से लूट की है, वो ऐसा नहीं है कि हत्याएं उसने केवल हिंदुओं की है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अतीक अहमद के अगर 20 केस दर्ज हुए हैं, 20 बड़ी घटनाएं, उसमें से 13 मुसलमानों के विरुद्ध है। यानी वो मुसलमानों को सताया या उनकी हत्याएं की हैं या बलात्कार के केस हैं। 20 बड़ी घटनाओं में अतीक के 20 बड़े अपराध में 13 मुस्लिम और मुस्लिम समाज के विरुद्ध है। उसके बाद भी मुसलमानों के दिमाग में यह डाला गया कि अतीक तो तुम्हारे लिए मसीहा है, केवल एक धर्म की बात करके। किसी ने जानने की कोशिश की है कि इसकी जो अपराध की कुंडली है किन लोगों के ऊपर है। लेकिन देश में राजनीति चलती है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया, कभी बसपा में शामिल हो गया, तो बसपा में शामिल हो गया तो बसपा वाले साथ हो लिए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए तो फिर समाजवादी पार्टी वाले साथ हो लिए। और उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि ये एक माफिया अपराधी नहीं, ये वो आतंकवादी है जिसने पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया हुआ था। और पूर्वी क्यों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के यदि नोएडा में एक आईएएस अफसर के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कब्जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो समझिए पूरा उत्तर प्रदेश उसके अपराध के चंगुल में था। लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और धर्म के नाम पर अपराधियों का महिमा मंडन करने वालों में जिस तरह से राजनीतिक दल अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, जैसे ही अतीक की हत्या हुई है, उस हत्या में कौन लोग थे वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके पीछे 2 एसआईटी का गठन हुआ, न्यायिक जांच के आदेश हो गए। लेकिन उसके बाद भी इस देश के राजनीतिक दल जिस तरह से योगी जी के विरुद्ध आग उगल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो एक तरफ ये कहते हैं कि साहब ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस एनकाउंटर में ना मार गिराए, न्यायपालिका के जरिए न्याय होना चाहिए। और वही लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये जो 3 लोग थे जिन्होंने अतीक और उसके भाई की हत्या की, पुलिस ने इनको मौके पर मारा क्यों नहीं। मतलब आप दोगलापन देखिए। अतीक और असद ये बाप बेटे हैं,
असद की अगर एनकाउंटर में मौत होती है तो वहां ये बोलते हैं कि साहब एनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, पकड़ते, घायल करते और फिर कोर्ट ले जाते, कोर्ट से फैसला होने देते। और अगर इधर अतीक और उसके भाई की हत्या में 3 ये हिंदू लड़के पकड़े जाते हैं तो कहते हैं साहब इनको तत्काल गोली क्यों नहीं मारी, एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया। यह है मानसिकता कि जब तक इस देश के लोग अपराधियों के अंदर भी धर्म ढूंढते रहेंगे, अपराधियों में भी जाति ढूंढते रहेंगे, तब तक वो इस मानसिकता से ग्रसित रहेंगे और वो इस देश से अपराध खत्म नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए और जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, उसमें पुलिस को क्लीन चिट मिली है। मैंने क्या क्या नहीं सुना है। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूं, योगी जी का सपोर्टर हूं, और मैंने सुना है लोग क्या कहते थे, योगी जी के साथ योगी जी की आप तारीफ करते हो, योगी तो ब्राह्मण विरोधी है। देखिए एनकाउंटर करा दिया, विकास दुबे को मार दिया, अतीक तो घूम रहा है, अंसारी तो जिंदा है। केवल हिंदुओं पे ही अतीक के ये योगी की पुलिस की कार्रवाई होती है, ऐसा सुनते थे। लेकिन आप देखिए कि अब जब अतीक पर कार्रवाई हो रही है, उसके गुर्गों का एनकाउंटर में मार गिराया जा रहा है, तो मुस्लिम वर्ग कह रहा है साहब ये तो केवल मुसलमानों को मारते हैं। और रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं कई बार बता चुका, रियलिटी यह है कि कुल मिलाकर योगी जी के शासन में 10,000 एनकाउंटर हुए हैं और उस 10,000 एनकाउंटर में 23,500 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल गिरफ्तारी इतनी हुई है अपराधियों की, और उसमें जो एनकाउंटर हुए हैं वो मात्र 138 हैं। और 138 134 एनकाउंटर में अगर जो ये आरोप लगा रहे हैं अमन रजा कि हमारे ही लोगों को मारा जाता है, वो समझ लें कि इस 134 एनकाउंटर में मात्र अमन रजा की जो धर्म के लोग हैं वो 20% मात्र हैं, 80% उसमें हिंदू है। तो जिस तरह से सरकार योजनाएं चलाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी में भेदभाव नहीं, इसी तरह योगी आदित्यनाथ जब अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जब अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए पुलिस को फ्री हैंड देते हैं, तो वो पुलिस को ये नहीं कहते कि साहब हिंदुओं को छोड़ देना, मुस्लिम को मारना, मुस्लिम को जेल में डाल देना, हिंदू को पकड़ना नहीं। धर्म देखकर अगर कोई राजनीति करे तो वो सच्चा राजनीतिक नहीं हो सकता। कम से कम एक भगवाधारी संत से इस देश को ये तो उम्मीद करनी ही चाहिए कि वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, और योगी आदित्यनाथ करते भी नहीं हैं। लेकिन एक विचारधारा है इस देश में जो आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है। हमने देखा है कि जब भी इस देश में, चाहे कश्मीर में आतंकवादी मारे गए हो, तो उनके साथ भी वहां हमने सड़कों पे उतरता हुआ हुजूम देखा है कि उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल होंगे, जैसे कोई संत मार दिया गया हो, जबकि वो आतंकवादी है। और इसी तरह हमने देखा है कि कोई अपराधी मारा जाए तो उसमें भी धर्म खोज लेते हैं, वैसी जैसे लोग बीच में आकर बोलते हैं। ये जिसको पकड़ा गया है अमन रजा, जो योगी जी को मारने की धमकी दे रहा है, इसने बोला है कि एक ही नेता है हमारा, तो ओवैसी। यानी ओवैसी को देखिए कि पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं, और यदि वो एनकाउंटर पर धर्म की हिसाब से, नजर से, और उस पर सवाल उठाएंगे कि दाढ़ी वालों को केवल मार दिया जाता है, तो फिर अनपढ़ आदमी तो, उनका फॉलोवर तो सवाल उठाएगा ही। तो क्या सांसद को, एक वो सांसद हैं और एक वो वकील हैं ओवैसी, वो कोई भी आरोप लगाएंगे, किसी पर भी आरोप लगाएंगे, कोई भी जहरीली भाषा बोलेंगे, उनको छूट दी जाएगी। ये इनडायरेक्टली आरोप तो ओवैसी ने भी लगाए हैं। अमन रजा को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधी धमकी दी थी। लेकिन क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए
जो हर पुलिस की कार्रवाई पे अड़ंगा अटकाते हैं, हर पुलिस की कार्रवाई पे उनके हाथों को बांधते हैं, हर पुलिस की कार्रवाई पर वो ये कहते हैं कि साहब जांच हो और पुलिस को सजा मिले, पुलिस ड्यूटी दे, पुलिस गोली भी खाए, पुलिस घायल भी हो, पुलिस घर का सुख चैन छोड़े और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटे और इन नेताओं की गालियां भी सुने। ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता इस देश के लिए बहुत गंभीर है। इस बात को समझना होगा कि जो अपराधी है, जो आतंकवादी है, उसका ना कोई धर्म है ना कोई उसकी जाति है, उसका केवल एक धर्म होता है कि आतंक फैलाना। उसकी एक ही जाति है, अपराध करना। और इसमें सभी लोगों को मिलकर पुलिस और प्रशासन का, सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है उत्तर प्रदेश में अतीक की मजार पर एक जो है राजकुमार राजू है, वो तिरंगा ले जाकर के वहां उनकी जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र बनी हुई है, वो अतीक की कब्र पे तिरंगा लगाता है और उसके नारे लगा रहा है। वो कांग्रेसी है और वो कह रहा है कि मैं जो है इनको भारत रत्न दिलाऊंगा अतीक को। वो नारे लगा रहा है कि भारत रत्न, इसको शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं, कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके लोग, समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से अतीक 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 चिल्ला रहे हैं, आप सोचिए क्या अतीक कोई संत महात्मा था? उसकी एक लंबी फहरिस्त है, 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसमें हत्याओं का लंबा एक अंबार है। कितने ही घरों को उसने उजाड़ा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। और उसके साथ यदि कोई ये कहता है कि वो जो है भारत रत्न उसको दिलाएंगे, तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोगों की ये विचारधारा कैसे बनी है। ये इसी वजह से बनी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब भी कभी कोई घटना होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें जाति और धर्म ढूंढते हैं। तो उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि अपने आका को खुश करने के लिए ये तरीका बढ़िया है। और इसीलिए यही मानसिकता योगी और मोदी के विरोध में उतरती है। ऐसे ही नेताओं के उकसावे में आकर उल्टे सीधे बयान देती है, जिससे शायद वो योगी और मोदी की तो कभी हत्या ना कर पाए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा और सुरक्षा बल बड़े चौकन्ने हैं और उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी है। लेकिन माहौल खराब करने का काम तो वो कर ही रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।